हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टैटिक जीके कृष्णा स्टडी पॉइंट का एक महत्वपूर्ण सीरीज़ है, एक श्रृंखला है, जिसमें हम जीके और जीएस के मुख्य टॉपिकों को कवर करते हैं। सिंगल टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ये टॉपिक चाहे वो जीके हो या जीएस हो, जीएस का मतलब यहाँ जनरल स्टडीज़ से है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, या और भी तरह तरह के एग्ज़ाम हैं, टेट हैं, सुपर टेट हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स में भी इनके जो क्वेश्चंस हैं, इन पर आधारित जो बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आप नई वीडियोज़ को समय से प्राप्त कर सकें। चलिए, तो स्टैटिक जीके है और इस सीरीज़ में हम आज पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं और पार्ट सेकंड है आपका विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। आज हम विश्व की प्रमुख सभ्यताओं पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें और मिल जाएंगी। विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5000 साल पहले से ही हमारी पृथ्वी पर कई तरह की सभ्यताओं ने विकास किया है। उनमें से जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, जो कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से ही पृथ्वी के अनेक भागों में कई सभ्यताओं ने जन्म लिया है, जिनमें कुछ प्रमुख सभ्यताओं का वर्णन आज हम कर रहे हैं। इन सभी सभ्यताओं में एक बात कॉमन थी, एक बात इन सारी सभ्यताओं में कॉमन थी, और वो ये थी कि यह सभी की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी। सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई थी, चाहे फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या और भी कोई सभ्यता रही हो। उन सारी सभ्यताओं में एक बात कॉमन थी कि वो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन का बन जाता है, जिसमें वो पूछ लेते हैं कि कोई भी सभ्यता है तो वो किसके किनारे पर या किस तरीके से उन्होंने अपनी जल की पूर्ति के लिए काम किया होगा, तो वो नदियों के थ्रू उन्होंने अपनी जल की आपूर्ति की होगी। चलिए शुरू करते हैं इससे आगे। सबसे पहले है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। मिस्र की सभ्यता में क्या हुआ कि मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मिस्र की सभ्यता को भी माना जाता है, और यह सभ्यता नील नदी के आसपास विकसित हुई है। और पिरामिड का निर्माण इस सभ्यता की महत्वपूर्ण देन है। जो आप लोग गीज़ा के पिरामिड देखते हैं, इस तरह से जो कुछ बने होते हैं, ये पिरामिड, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे गीज़ा के पिरामिड वो सब मिस्र की सभ्यता की ही देन है। और शवों का दाह संस्कार करने की जो सभ्यता थी वो भी यहीं से मिलती है। और मिस्र की सभ्यता से ममीज़ यानी कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए एक लेप चढ़ा करके उनको रखा जाता था, तो वो भी हमें यहीं से प्राप्त होती है। सेकंड है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझने के लिए सबसे पहले मेसोपोटामिया शब्द को अर्थ समझना होगा। मेसोपोटामिया जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। सपोज़ कीजिए कि ये कोई एक नदी बह रही है और इधर से भी एक दूसरी नदी बह रही है, तो इनके बीच की ये जो प्लेस है, ये प्लेस आपकी मेसोपोटामिया कहलाती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी वजह से इसका नाम पड़ा, क्योंकि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया, नदियों के बीच की भूमि। दजला और फरात ये दो नदियाँ थीं। दजला और फरात, दजला और फरात ये दो नदियाँ थीं। इन नदियों के बीच में ये विकसित हुई, और इस सभ्यता का जो काल है वो लगभग 3000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और सबसे पहले ये जो मैंने आपको फोटो में दिखाया है, कुम्हार का चाक बोलते हैं इसको, कुम्हार का चाक, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग इसी सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। इस सभ्यता के प्रमुख नगर सुमेर एक नगर था। जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, इसी तरह से मेसोपोटामिया में एक बहुत फेमस नगर था सुमेर नगर।
इसी वजह से सुमेर या सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। बैंकिंग प्रणाली का जन्म भी इसी सभ्यता का माना जाता है। जो आजकल हम बैंकिंग प्रणाली देखते हैं वो भी धन को सुरक्षित रखने का और आगे फ्यूचर में उसे प्रयोग करने का जो प्रणाली है बैंकिंग की, वो भी प्रणाली इसी सभ्यता की देन कही जाती है। तो ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम इसमें कुछ इतने क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जिससे कि हम फैमिलियर हो जाएं हर प्रकार की सभ्यता से, कहाँ कैसे और किस नदी के किनारे वो बसी और क्या उसने खास हमको दिया है। ठीक है, चलिए आई होप सो कि आप वीडियो को पसंद कर पा रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ में चैनल के बारे में दूसरे भी लोगों को बताइए जिससे कि उनके भी काम में आ सके। नेक्स्ट है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता, ये भी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता हुई है और इसमें फरात नदी जो थी, यानी कि बेबीलोन की जो सभ्यता है एक्चुअली में जो दजला और फरात जो नदियाँ थीं उसके बीच वाली जो भूमि कहीं भी बच रही थी उसमें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि जो फरात नदी थी उस फरात नदी के कहीं दूसरे किनारे पर साउथर्न कॉर्नर पर जाकर के उसके एक साइड में, वन साइड में एक किनारे पर एक और सभ्यता ने जन्म लिया। ये मेरे अनुसार कुछ इस तरह से हुआ होगा कि जब यहाँ लोग रह रहे होंगे तो उनमें से कुछ लोगों ने अपना एक और समूह बना लिया होगा और वो लोग थोड़ा सा दूर कहीं जाकर के फरात नदी के किनारे पर रहने लग गए होंगे। उन लोगों ने अपनी एक नई सभ्यता का जन्म दिया जिसको बेबीलोन की सभ्यता कहते हैं। नदी जो फरात थी उसके तट पर एक बाबुल शहर या बेबीलोन जिसको कहा गया है, बेबीलोन नामक शहर था जिसमें इस सभ्यता का विकास हुआ और इसीलिए ये सभ्यता उसी नगर के नाम से जानी जाने लगी, यानी कि ये बेबीलोन नगर या उसकी सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध हुई। हम्मुराबी जो है वो बेबीलोन सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। हम्मुराबी नाम ज़रूर आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स भी आप बना सकते हैं। हम्मुराबी बेबीलोन सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने शासन को सही ढंग से चलाने के लिए एक विधि संहिता का निर्माण किया था। इस सभ्यता से हमको जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि संहिता सबसे पहले किस सभ्यता में मिलती है या उसका विचार किस में देखने को मिलता है, उसका कार्य किस में देखने को मिलता है, तो शासन को सही ढंग से चलाने के लिए विधि संहिता का निर्माण जो है वो हमको बेबीलोन की सभ्यता में देखने को मिलता है और इसके जो शासक थे, सफल शासक, वो हम्मुराबी थे, उन्होंने इस काम को किया था। तो बेबीलोन के एक और चीज़ बेबीलोन सभ्यता की बहुत प्रसिद्ध है, बेबीलोन के झूलते बाग आज भी विश्व के 7 अजीबों में गिने जाते हैं। उन्होंने कुछ इस तरह से गार्डन को विकसित किया था जो हिलते हुए प्रतीत होते थे, वो आज भी विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, आप लोग इंटरनेट से देख सकते हैं बेबीलोन के झूलते हुए बाग। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इसी सीरीज़ में, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को कि हमारी पता है सीरीज़ भी आप लोग देख रहे होंगे। पता है सीरीज़ में भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। उस क्वेश्चंस में हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ कराते हैं, जो भी जीके या जीएस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग उसमें करा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ से पता है सीरीज़ को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक भी मिल जाएंगे या आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैंने कुछ स्पेशल लेटर्स में इसको लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को देखिए इस तरह से लिखा है। इसी तरीके से इससे ऊपर वाली बेबीलोन की सभ्यता ये भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता ये भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता अपने मानव जाति के इतिहास में मानी जाती हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदी, आजकल जो सरस्वती नदी है, नदी को आप देखते हैं जो कि प्रयागराज में कहीं नीचे यमुना और गंगा के नीचे जाकर के कहीं मिलती है, ऐसा कहा जाता है, जो कि विलुप्त प्राय है इस वक्त। तो यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदी एवं उसके समीप के क्षेत्रों में 3000 ईसा पूर्व विकसित हुई है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें कांसे की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया था। इस सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज ने की थी। कभी कभी खोजकर्ता के नाम में विरोधाभास आ जाता है, तो आप इसको और क्लियर कर सकते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह नगरीय सभ्यता का विशेष उदाहरण है। यह नगरीय सभ्यता का बहुत अधिक अच्छा उदाहरण है। सुनियोजित नगरीय विकास इस सभ्यता की सबसे प्रमुख देन थी। आजकल जो आप देखते हैं तो जो नगर बसाए जा रहे हैं,
लगभग वो आज भी इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं जितने अच्छे क्वालिटी के सिंधु घाटी के समय पर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पर एक अलग से वीडियो स्टैटिक जीके का पार्ट 1 में बनाया गया है, तो आप लोग वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता को और डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने यहाँ पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस, ये जो नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। जो भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अपने एक नोट्स ज़रूर बना लीजिए स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम ऐसी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं जिनको आप 1-2 बार जब पढ़ लेंगे और एक बार फिर कभी अपने नोट्स बनाए हुए नोट्सों को रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहती हैं, फिर आप कभी नहीं भूलते। स्टैटिक जीके वो जीके कहलाती है जिसमें फेरबदल बहुत कम होता है, जो फिक्स है, तो आगे कॉम्पिटिशन्स में आप उसको चाहे जब तैयार कर सकते हैं। अगर आपको, हम जब ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको किसी भी सभ्यता के विषय में और भी कोई रोचक तथ्य जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी अगर आपको पता है तो आप लोग अपने कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए, आपसे भी हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम चीनी सभ्यता की। चीन की सभ्यता, इसे हांग हो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता क्योंकि हांग हो नदी क्षेत्र में विकसित हुई है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक जो सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे पर ही हुई है। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक कॉमन बात लिख दी थी कि जब भी हम स्टडी करते हैं विश्व की जो सफलतम कुछ सभ्यता हैं उनकी, तो उनमें एक बात कॉमन है कि वो सब के सब किसी न किसी नदी के किनारे पर विकसित हुई हैं। निश्चित रूप से इन लोगों ने अपनी जल से जुड़ी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए अपने रहने का क्षेत्र जो है वो नदी के किनारे ही उचित समझा होगा। तो चीन की जो सभ्यता है ये हांग हो नदी क्षेत्र में विकसित हुई है, इसीलिए इसको हांग हो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सभ्यता की जो प्रारंभिक सभ्यता है उसे सांग सभ्यता को माना जा सकता है, जो कि कुछ ही सालों तक चली थी। फिर उसके बाद में ये विस्तृत हुई और उसको हांग हो सभ्यता के रूप में वो तब्दील हो गई। विश्व को चीन की सभ्यता ने कई महत्वपूर्ण देन दी हैं, बहुत कुछ दिया है चीन की सभ्यता ने। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लिखने की कला। इसके बाद में दिशा सूचक यंत्र जो आप नॉर्थ साउथ देख लेते हैं। छापा खाना भी चीन की ही सभ्यता से मिला। कागज़ निर्माण की तकनीकी भी हमको चीनी सभ्यता से मिलती है। गोला बारूद, ताश का खेल, रेशम के कीड़ों का पालन, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, पतंग उड़ाना आदि, ये सब हमको चीन की सभ्यता से मिलती है। ये 2 चीज़ें और हैं जिस पर लेकिन डाउट रहता है कि मार्शल आर्ट और कई शारीरिक व्यायाम भी चीनी सभ्यता के माने जाते हैं, लेकिन इनमें देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की वजह से ये लोग इन्हें अपना कहने लग जाते हैं। वैसे ये भारतीय ही है, मेरा भी यही मानना है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता, कुछ लोग इसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं, जैसा कि यूनानी लोगों के द्वारा दावा किया जाता है। इनके कई प्रसिद्ध देवता थे। यूनान की जो सभ्यता है उसमें देवताओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ का एक देवता होता था। इनके कई प्रसिद्ध देवता थे, जैसे आकाश का देवता जीएस को ये लोग आकाश का देवता कहते थे। शराब का देवता डायनोसिस को कहते थे। समुद्र का देवता पोसीदन को कहते थे। सूर्य का देवता अपोलो को मानते हैं और विजय की देवी एथीना को मानते हैं। तो इस तरीके से यूनान की सभ्यता में विशेष रूप से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और यूनान की सभ्यता ने विशेष रूप से दी है, औषधि बनाना भी। औषधियाँ जो बनाना है वो भी यूनानी मेडिसिन आप लोग देखते होंगे, तो औषधियाँ बनाने की कला भी यूनानी सभ्यता से हमको मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ जानी जाती है। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। इसी तरह की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम अगर पूछनी है, कोई भी क्वेरी आपकी है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की सभ्यता की। अफ्रीका की सभ्यता बहुत स्लो मोशन में चलने वाली सभ्यता मानी जाती है। अफ्रीका की खोज के पहले इसे अंधकार में द्वीप कहा जाता था। अंधकार में द्वीप कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना रहता था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर केवल अंधकार रहता था, बहुत कम लोग ही इस द्वीप की तरफ जाते थे। दूसरा एक रीज़न था कि यहाँ के जो लोग थे वो दूसरे लोगों के टच में आने से बचते थे, अपने आप को छुपाते थे। इसीलिए इस द्वीप को अंधकार का द्वीप या अंधकार में द्वीप के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक खोजों के पश्चात यूरोप के निवासियों ने यहाँ के कई क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाए
और जिससे नई सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक है, तो आज भी आप लोग देखते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो कंट्रीज़ हैं वो आज भी बहुत अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। उसका रीज़न यही है कि ये लोग स्वयं को आगे लेके आने से बचते थे, डरते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है। कमेंट ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे फ्यूचर में भी हम इसी टाइप के टॉपिक लेकर के आपके लिए आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अरब की सभ्यता की। अरब की सभ्यता 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के साथ ही अरब में एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। अरबी सभ्यता ने मानव को कई महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं, जैसे भारतीय अंक प्रणाली का विश्व में प्रचार। अरब लोगों ने ही भारतीय अंक प्रणाली को विश्व में फैलाया है। लिखावट की नई शैली भी अरब के लोगों द्वारा दी गई है। अरबी अंकों का प्रयोग भी अरब की सभ्यता से ही शुरू हुआ और अरबी सभ्यता ने मानव को लिखावट की एक नई शैली भी दी है, जिसे हम खुशखती कहते हैं। ये शैली बड़ी अजीब शैली कहलाती है, जो कि नाउ डेज यूज़ भी की जाती है। आप लोग जो सीधे हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं उर्दू वगैरह को लिखना हुआ, वो अरबी शैली से ही, खुशखती से ही मिलता जुलता है। अमेरिकी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के लगभग अमेरिका में कई प्राचीन सभ्यताएं अस्तित्व में थी, उत्तर में, दक्षिण में। उनमें से कुछ एक जो हैं वो है माया, एज़टेक, इंका सभ्यता बहुत प्रमुख रही हैं। और इन सभ्यताओं का जो सबसे ज़्यादा प्रमुख नगर रहा है वो मैक्सिको था। इसीलिए मैक्सिको नगर आज भी सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली और समृद्ध शहर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नोट की है इन सभ्यताओं को पढ़ने में, अमेरिकी सभ्यताओं की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी छोटी सभ्यताएं अलग अलग बना रखी थी, इस तरह से कई सारी सभ्यताएं मिलती हैं, जिनमें माया, एज़टेक, इंका, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी थी, इसलिए इनका नाम मैंने यहाँ डाला है। जो पूछी जाती हैं कई बार कि माया कहाँ की सभ्यता है, तो माया अमेरिकी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। एज़टेक है, इंका है, ये भी। ठीक है, इनमें इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका की है, जबकि माया और एज़टेक जो है वो उत्तरी अमेरिका की हैं। तो ये सभ्यताएं वहाँ, और इस वजह से क्योंकि छोटी छोटी कई सभ्यताएं थीं, इसलिए वहाँ का विकास भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हो सका, क्योंकि छोटे क्षेत्रों का, छोटे ग्रुप का जो विकास है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा तेज़ी से संभव है। चलिए इसके बाद देखते हैं फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता, यह सभ्यता लगभग 500 ईसा पूर्व विकसित हुई। इस सभ्यता के क्षेत्र को आज ईरान के रूप में जाना जाता है। जो आप आजकल ईरान देखते हैं वो मध्य ईरान या पश्चिमी ईरान की तरफ ही ये सभ्यता फारस जन्मी थी। फारस, वहाँ नदी भी मिलती है, फारस की खाड़ी भी आपने सुनी होगी। तो 500 ईसा पूर्व ही ये सभ्यता शुरू हुई थी, जो अभी भी ईरान के आसपास के लोग वहाँ रहते हैं। आर्मीनिया की सभ्यता, इस सभ्यता के लोगों को सेमेटिक जाति का माना जाता है। आर्माइक लिपि इस सभ्यता की देन है। ये लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार इस सभ्यता का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्माइक लिपि जो है वो किस सभ्यता की देन है? आर्मीनिया की सभ्यता की देन है। और ये वर्तमान में जो इजराइल देश के आसपास है, ये वो जगह है जहाँ पर ये लोग रहते थे। ये मैंने कुछ फॉन्ट इस लिपि के लिए हैं, आप लोग अगर इसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इस तरह के कुछ फॉन्ट ये लोग लिपि के प्रयोग करते थे। ये आर्माइक लिपि के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही गूढ़ रहस्यों वाली सभ्यता भी कहा जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी सभ्यता में मिलती हैं, जिसको पढ़ पाना आज भी असंभव सा बना हुआ है। तो ये थे विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यताएं जिनके बारे में हमने आपको पढ़ाया। यदि आपको इन सभ्यताओं के बारे में और भी कोई रोचक तथ्य जो कि कंपटीशन में पूछे जाने लायक हो, तो वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सकें। तो इसी प्रकार से आप चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, जो भी नीडफुल हैं उनको चैनल के बारे में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।